नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। अक्सर लोग हैरान होते हैं कि बड़े लोगों घर के नौकर से शादी कैसे कर सकते हैं, जबकि वह ना पढ़ी लिखी होती हैं और ना ही उनका खानदान अच्छा होता है, ना किसी लिहाज से उनकी बराबरी होती है, लेकिन ऐसी अनहोनी होती रहती है। मेरी कहानी भी कुछ इसी तरह की है, जिसे सुनकर आप एक दफ़ा तो ज़रूर हैरान होंगे। हम एक छोटे से गांव में रहा करते थे। मेरे पापा कोई काम नहीं करते थे। हम 2 बहनें थीं। बड़ी बहन की शादी मेरे पापा ने अंकल के भतीजे से करवा दी थी, जबकि उसकी उम्र सिर्फ 14 वर्ष थी। उस बेचारी को एक जुआरी के पल्ले बांध दिया गया था। जिस इलाके में हम रहते थे, आज भी वह गरीबी है और वहाँ जुए की लत भी आम बात है। यहाँ अक्सर मर्द निकम्मे होते हैं, इधर उधर फिरते रहते हैं या लौंडियों की शक्ल में बैठकर कोने में अपना हुआ का अड्डा जमा लेते हैं, जबकि औरतें मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालती हैं। यहाँ तक कि हमारे कुछ जानने वाले भीख भी मांगते हैं। ज़्यादातर हमारे रिश्तेदार रोटी की तलाश में बड़े शहरों की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ बड़े घर में काम ढूंढकर नौकरी का काम करते हैं। मेरी मौसी का खानदान लखनऊ में गया तो वहाँ मेहनत मजदूरी करके उन्हें अच्छे पैसे मिलने लगे। जबकि मौसी की 4 बेटियां थीं, वह अपनी माँ के साथ ही कोठियों में घर का काम करती थी। उनका एक बेटा रिक्शा चलाता और दूसरा बेटा दुकान के फल की रेहड़ियों पर लग गया, जबकि मौसा जी चौकीदारी करने लगे। जब घर का हर आदमी कमाने लगा तो गरीबी भागते हुए देर नहीं लगती। जब मौसी और उनके घर वाले आते तो उनके ठाठ देखने लायक होती। वह सबसे अच्छे कपड़े और हुलिया से खुशहाल नज़र आते थे। पड़ोसियों रिश्तेदारों की निगाहों में भी इज्जत मिलने लगी। इधर हमारे घर 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से पूरा हो पाता था। मौसी ने जब हमारे हालात देखे तो मम्मी की हिम्मत बढ़ाई कि हमारे साथ तुम भी लखनऊ चलो, वहाँ कोठियाँ में काम मिल जाता है, तनख्वाह भी अच्छी मिलती है। तुम्हारे गांव में ना कोई ज़मीन है ना कोई रोजगार है, फिर ऐसे भी यहाँ क्या रखा है? भूख और लाचारी के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। जब मम्मी ने यह बात पापा को बोली तो पापा बोले, मैं तो अपनी मिट्टी में ही दफन हो जाऊंगा, परदेश के धक्के क्यों खाएं? तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ, मुझे हर महीने 6,000 भिजवा देना, ताकि यहाँ मैं अपना गुजारा कर सकूं। तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ भीख ना मांगनी पड़े। पापा ने मम्मी से सौदा किया, मगर 6,000 महंगा था, पर माँ को महंगा ना लगा। चलो इसी बहाने शहर जाकर कमाने को मिलेगा। और वह मुझे और मेरे छोटे भाई को लेकर मौसी के साथ लखनऊ, यहाँ बड़े शहर में आ गई। यहाँ बड़े बंगले के करीब एक कच्ची बस्ती में किराए का मकान मिल गया था। मौसी की एक बेटी मेरी उम्र की थी, जो करीब ही एक स्कूल में पढ़ने जाती थी। वहाँ 5वीं क्लास में थी। मुझे भी पढ़ने का शौक़ था। मैंने ज़िद की कि मैं भी रिंकी के साथ स्कूल जाऊंगी। मैंने माँ से कहा, स्कूल की फ़ीस मामूली सी है, जब तक कोई काम नहीं मिलता उस स्कूल में दाखिला करवा दो। मौसी ने भी माँ से कहा कि ये भी 6वीं 7वीं तक पढ़ लेगी तो हमें दुआएं देगी। उन्होंने मौसी के कहने पर स्कूल में मेरा दाखिला करवा दिया। मेरी माँ का ख्याल था कि मैं उनके साथ कोठियाँ में जाकर उनका हाथ बटाऊं, क्योंकि माँ पापा से वादा करके आई थी कि हर महीने गांव पैसे भिजवाने का, और हमारे पास कुछ भी नहीं था, जबकि गरीबी थी। जल्द ही मौसी ने मम्मी को कोठी में घर का काम दिलवा दिया। 3 घरों में झाड़ू पोछा लगाती थी, एक घर में रोटी पकाने जाती थी, तो हमें उन कोठी वालों का बचा खुचा खाना मिल जाता था। थोड़े घरों में बर्तन और कपड़े धोकर शाम ढलते ही माँ थकी हारी हमारे लिए भी आकर काम किया करती थी। मेरी मम्मी भी 15 से 20 हज़ार तक का कमाने लगी थी। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं इस कठिन वक्त में मम्मी का साथ दूं, लेकिन मुझ पर तो पढ़ाई का भूत सवार था। स्कूल से लौटती तो खाना खाती या ना खाती, मगर उस घर में फ़ौरन से जाना पड़ता। जहां माँ काम कर रही होती तो मैं झाड़ू लगा देती, माँ पोछा लगाती तो मैं कपड़े धो लेती। इस तरीके से हम दोनों माँ बेटी मिलकर काम कर लेते। यूँ मैंने अपनी माँ का साथ दिया और मैं स्कूल भी रोज़ आना जाती थी।
अब मैं 10वीं पास कर चुकी थी। वहाँ मेरी एक सहेली बन गई थी। वह मेरी हम उम्र थी। उसका नाम रूबी था। मैंने उसे अपने सारे हालात बता दिए थे। वह एक बड़े घराने से ताल्लुक़ रखती थी। एक रोज़ मैं उसके भाई की शादी में गई तो वहाँ उसकी माँ ने देखा और कहा, अगर तुम स्कूल के बाद मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दो तो मैं तुम्हें फ़ीस दूंगी और फ़ीस भी अच्छी खासी दूंगी। मैंने फ़ौरन हामी भर ली कि लोगों के घर के झाड़ू बर्तन धोने से तो ट्यूशन पढ़ाना अच्छा था। उस औरत का नाम तो सीमा था, मगर वहाँ पर सभी लोग उन्हें ठेकेदार की पत्नी कहा करते थे। उनका मकान ज़्यादा दूर नहीं था। मेरी मम्मी ने भी मुझे खुशी से इजाज़त दे दी। अब मैं रोज़ाना उनके घर शाम को 4 बजे जाने लगी। उनके 3 बच्चे थे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे। उनकी हिंदी बहुत कमज़ोर थी। मैं हिंदी पढ़ाने लगी थी। उन दिनों मेरी उम्र 18 बरस थी। रंग तो मेरा बचपन से ही गोरा चिट्टा था। मैं खूबसूरत इतनी थी कि लोग मेरी सूरत ताकते थे। कद-काठी भी अच्छी थी। सीमा आंटी के घर में उनके पति और बच्चों के अलावा शिवा नौकर के अलावा और कोई न था। वह ठेकेदार साहब का बहुत वफ़ादार और अच्छे किस्म के आदमी था। वह मुझे कभी नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। मुझे तो सिर्फ़ उनके बच्चों को पढ़ाना था। बच्चे भी बहुत अच्छे थे, इंटेलिजेंट थे, मुझसे हमेशा तमीज़ से बात करते थे और मैं जो होमवर्क देती वह जल्दी से याद कर लेते। अगर कभी सीमा आंटी घर पर नहीं होती तो ठेकेदार साहब का नौकर मुझे गेट पर ही कहकर वापस भेज देता था, सीमा और ठेकेदार साहब आज घर पर नहीं हैं, आप कल आइएगा। मैं घर आ जाती और जब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर छुट्टी मिलती तो मैं उन्हीं के घर बैठ जाती, क्योंकि माँ जब काम से फ्री होती तो मुझे उनके घर से वापस अपने साथ ले जाती। धीरे धीरे हम माँ बेटियाँ सीमा आंटी के करीब आते गए। वह बहुत अच्छी औरत थी और रहम दिल औरत थी। वह हमारी हालत को अच्छी तरह से जानती थी। उनसे हमारे घर की कोई भी बात छुपी हुई नहीं थी। यूं हम माँ बेटी उस घर में एहसानमंद थे। जब ठेकेदार साहब को अपनी पत्नी के ज़रिए हमारे हालात मालूम हुए तो इंसानी हमदर्दी के तहत मेरी मम्मी को मकान किराए पर लेने में मदद की, क्योंकि मौसी का मकान उनके कुनबे के हिसाब से छोटा पड़ता था। हमें अब अपना अलग से किराया का कमरा लेना था, मगर एक कमरे का किराया भी 8,000 से कम नहीं था। ठेकेदार साहब ने हमारी बहुत मदद की। हमारे दिन बहुत अच्छे हो गए और मम्मी मेहनत मजदूरी के पैसे आने की वजह से अब हमारे काम आने लगे। अब हमारे दिन फिरते जा रहे थे। हम अच्छा खाना और अच्छा पहनने के लायक हो गए थे। हमने एक पंखा और एक पुराना टीवी भी खरीद लिया। ज़रूरी घरेलू सामान भी बहुत ज़्यादा खरीद लिया। अब हमारे दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। एक रोज़ मेरी सहेली रूबी हमारे घर आई। उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरे मामा के घर में कुछ दिन काम करोगी? मेरी मामी 3 महीने के लिए अपने मायके जा चुकी है। गर्मियों की छुट्टियां अपने नाना नानी के घर गुजारने मेरे मामा घर में अकेले हैं और तुम्हारी मम्मी को बुलाया है। जब तुम मामी नहीं आ जाती तुम लोग उनके घर संभाल लो, वह तुम्हें उनकी अलग से तनख्वाह भी देंगे। अब इनकार की कहाँ गुंजाइश थी। उनके हम पर पहले से ही बहुत एहसान थे। मैंने मम्मी को बता दिया और अगले दिन से हम ठेकेदार साहब के यहाँ काम करने लगे थे। 2 महीने पलक झपकते कब बीत गए बिल्कुल पता ही नहीं चला। अब ठेकेदार साहब की बीवी बच्चे भी वापस लौट आए थे। उनके साथ उनकी पुरानी नौकरानी भी थी। उनके साथ जब उनको मेरी मम्मी की ज़रूरत नहीं थी, मेरे पेपर भी आने वाले थे, मैं फ्री नहीं थी, तब ठेकेदार साहब ने कहा तुम कभी कभार आ जाया करो, कुछ काम रह जाते हैं जो तुमसे करवा लिया करूँगा। अब ठेकेदार साहब की पत्नी के पास गए मुझे 15 दिन हो चुके थे। एक रोज़ मेरी सहेली आई और बोली, मम्मी तुम्हें बुला रही है। मैंने कहा क्यों? तब मुझे अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा कि मजाक कर रही है। तभी उसने वजह बताई, माँ और मामी ने बुलाया है। मामी तो अस्पताल में भर्ती है, उनका ऑपरेशन हुआ है। खैर मुझे जाना पड़ा। पहली बार मेरी ठेकेदार साहब से बातचीत हुई। कभी खाना बनाने को कहते और कभी अपने कपड़े प्रेस करवाते, मुझसे अपनी पसंद का खाना भी बनवाते। अब सीमा आंटी उनकी पुरानी नौकरानी उनके साथ अस्पताल में थी और घर का ज़्यादातर काम मुझे संभालना पड़ता था। ठेकेदार साहब की पत्नी तकरीबन 1 महीना अस्पताल में रही। उस बीच में ठेकेदार साहब और उनके बच्चे सुबह शाम के नाश्ते और पानी में ही सब किया करती थी।
और सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के साथ रहती थी। माँ ने कई और घरों में काम पकड़े हुए थे, लिहाजा वह मुझे अकेला ठेकेदार साहब के घर भेज देती थी। देखभाल घराना था और उन लोगों पर माँ को पूरा विश्वास था। बेशक ठेकेदार साहब ने उनके विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुँचाई थी, लेकिन जब मेरे पेपर ख़त्म हुए एक रोज़ ठेकेदार साहब की बहन हमारे घर आई। एक अमीरजादी को अपने गरीब खाने पर देखकर हम परेशान हो गए। आखिर उनके आने की वजह क्या थी? माँ जल्दी से बाजार गई और उनके खाने के लिए कुछ सामान लेकर आई। इतनी देर में मैंने उनके लिए चाय बना दी थी। इधर उधर की बातें करने के कुछ देर बाद उन्होंने अपना इरादा बताया कि जब मेरी भाभी बीमार थी तब आपने और आपकी मम्मी ने मेरे भाई का सारा काम संभाला था। अब फिर से तुम लोग मेरे घर काम पर आ जाओ। तब मेरी माँ ने कहा कि हम उनके घर हमेशा के लिए नहीं रह सकते, वरना बाकी के 4-5 घरों का काम छूट जाएगा। तो गुजारा कैसे चलेगा? अगर तुम नहीं आ सकती तो अपनी बेटी बबीता को भेज दो। ठेकेदार साहब ने कहा है, लेकिन ऐसे मुनासिब नहीं है। एक घर में यह रात दिन कैसे अकेली रह सकती है? तभी ठेकेदार साहब की बहन बोली कि उसका भी हल है। तुम अपनी बेटी की शादी ठेकेदार साहब से कर दो और ठेकेदार साहब भी तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं। तब माँ बोली, पर यह कैसे मुमकिन है? मेरी माँ तो बिल्कुल सदमे में पड़ गई। आप हम गरीबों से क्यों मजाक कर रही हैं? माँ बोली, हम गरीबों में ऐसी क्या खूबी है? दौलतमंद आदमी मेरी बेटी से शादी में दिलचस्पी क्यों ले रहा है? उनके तो बीवी बच्चे भी हैं। दरअसल बात यह है कि भाभी को डॉक्टर ने एक ऐसी बीमारी बताई है जो बिल्कुल लाइलाज है। अब बात समझ में आ गई थी। ठेकेदार साहब को अब बच्चों की देखभाल के लिए एक औरत हमेशा चाहिए थी, पर शादी करना था तो एक अच्छे घर में भी कर सकते थे, क्योंकि वह बहुत अमीर आदमी थे। फिर वह मुझ गरीब जैसी लड़की से क्यों शादी करना चाहते थे? ठेकेदार साहब इतने बुरे नहीं थे कि कोई अच्छा रिश्ता ना मिले। माँ ने कहा कि सीमा एक अच्छी औरत है, उनके हम पर बहुत एहसान है। जब तक वह जिंदा हैं ठेकेदार साहब को दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी जब तक मैं उनकी पत्नी से पूछ न लूँ कोई जवाब नहीं दे सकती। वह अच्छी औरत है। 15 दिन बाद वह फिर आई और कहा कि भाभी जान बहुत बीमार है और उनके बच्चों की बुरी हालत है, एक बार आकर खुद देख लीजिए। माँ उनका एहसान उतारना चाहती है। तो माँ उनकी बात मानकर ठेकेदार साहब को देखने गई और वो वाकई बीमार थे और उनकी बहन अपना घर छोड़कर उनका साथ दे रही थी। माँ ने कहा कि आप यहाँ पर तो हैं ही, मेरी बेटी आपका आकर हाथ बटा दिया करेगी। फिर दूसरे दिन जब मैं उनके घर गई तो ठेकेदार साहब की तबीयत अच्छी थी। मुझे देखा तो खुश हुए और मेरी बहुत इज्जत करते थे। वह बोले, बबीता तुम काम हर एक दिन बाद बच्चों को तो देखने आ जाया करो और बेखौफ होकर आया करो। अगर मैं गलत आदमी होता तो रिश्ते का पैगाम अपनी बहन के हाथ ना भिजवाता। रिश्ता मंजूर ना सही, मेरा इस बुरे वक्त में साथ तो दे सकती हो। मैंने उनकी तकलीफ को अपने दिल में दर्द की तरह महसूस किया, मगर खामोश रही। ठेकेदार साहब अच्छे इंसान के साथ साथ एक हैंडसम आदमी भी थे। मैं उनके घर जितना वक्त रहती उन्होंने कभी मेरे साथ कुछ गलत हरकत नहीं की थी। वह हमेशा इज्जत करते और हमेशा तमीज़ से पेश आते थे। अब उनकी पत्नी हॉस्पिटल से घर आई थी। वह पहले से अच्छी थी। मैं 4 साल उनके घर जाती रही। ठेकेदार साहब ने उसके बाद कभी मुझसे शादी के बारे में कोई बात नहीं की। मुझे देखकर एहतराम में कुर्सी या सोफे पर बैठे होते तो उठकर खड़े हो जाते, मगर कुछ सालों बाद ठेकेदार साहब की पत्नी फिर से बहुत बीमार हो गई और वह मायके चली गई। तो उनकी बहन और भाभी भी दोबारा रिश्ता लेकर मेरी मम्मी के पास आई। शायद ठेकेदार साहब को मुझसे मोहब्बत हो गई थी। उन्होंने बताया कि ठेकेदार साहब की पत्नी बीमार है और बच्चों को बबीता की बेहद ज़रूरत है। हमारा भी इस गरीबी में कोई मदद करने वाला न था। उनकी पत्नी से मुझे कोई जलन नहीं थी, बस यह नसीब की बात थी। वह शायद बीमार थी और उन्होंने खुद ही ठेकेदार साहब को दूसरी शादी की इजाज़त दे दी। वो खुद चाहती थी कि ठेकेदार साहब दूसरी शादी कर लें, उनके बच्चों की परवरिश और देखभाल अच्छे से हो सके और मैं ठेकेदार साहब के अपने बच्चों के लिए अच्छी लगती थी, जबकि उस दौलतमंद आदमी से हमारी गरीबी दूर हो सकती थी। एक दिन मेरी माँ को किसी ने बताया कि ठेकेदार साहब की पत्नी की उनके मायके में
मृत्यु हो गई है और वह सब लोग वहाँ पर गए हैं। हम उनके घर गए, कोठी के गेट पर ताला लगा हुआ था। पूरे 15 दिन बाद जब वह वापस लौटे तो चौकीदार को भेजकर माँ को बुलवाया। कहा, मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं आपकी बेटी से शादी कर लूँ। अब आप क्या चाहती हैं? मुझे जवाब चाहिए। माँ बोली कि मैं सोचकर जवाब दूंगी। माँ पापा को राजी किए बगैर कोई कदम नहीं उठा सकती थी। उन्होंने मौसी और मामू को गांव भेजा था ताकि वहां पापा को राजी करें। पहले तो वह राजी न हुए, फिर पैसे की लालच में हाँ कर दी। अब मेरी शादी ठेकेदार साहब से हो गई। लोगों ने बहुत बातें बनाई कि ठेकेदार साहब की मत मारी गई। इश्क ने अंधा कर दिया। जो एक नौकरानी की बेटी से शादी कर ली। आसपास के लोगों ने नाराज़गी दिखाई और मिलना जुलना बंद कर दिया। ठेकेदार साहब ने किसी की परवाह नहीं की। वह कहते थे कि वो लोग गरीब जरूर हैं मगर मेहनत करके रोजी कमा रहे हैं। यह लोग अपनी इज्जत का सौदा नहीं करते। मैंने एक गरीब मगर शरीफ लड़की से शादी की है तो क्या जुल्म किया है? लड़की बहुत अच्छी और तमीज़ वाली है और पढ़ी लिखी है। मेरे बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखती है, घर संभालती है और मेरी सेवा करती है। मुझे दिमागी सुकून देती है और मेरी स्वर्गवासी पत्नी की भी यही ख्वाहिश थी। अब मुझे क्या चाहिए? मैं ठेकेदार साहब की एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे इज्जत दी और ज़िंदगी का हर सुख दिया। बदले में मैंने उनके बच्चों को सगी माँ जैसा प्यार दिया। अक्लमंद लोग जानते हैं कि दूसरी औरत अगर सौतेली माँ बनकर घर आती है तो वह घर नहीं नरक बन जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।